हवा दे और आपके सामने जो भारतीय भूगोल जो था हमारा उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो इसका जो सीक्वेंस रहेगा कुछ ऐसा रहेगा जो भारत की जो नदियाँ रहेगी, इन नदियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अ, जो पहला पढ़ेगा हम भाग वो पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। प्रायद्वीप इन इन भागों में पढ़ेंगे, ठीक है, भारत की नदियाँ। उसके बाद हम जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे वो ये पढ़ लेंगे कि हिमालय की नदियाँ। इसको हम बांट रहे हैं, हिमालय की नदियाँ। और फिर हम पढ़ेंगे इन दो भागों में हम मतलब नदियों को बांट रहे हैं, तो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय की जो नदियाँ रहेगी इसमें हम 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 नदी कौन सी होगी, हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के तंत्र के बारे में, सिंधु तंत्र। एक पढ़ेंगे गंगा तंत्र और एक पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। और प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ रहेगी इसमें हम पढ़ने वाले दक्षिण भारत की नदियाँ, मेनली दक्षिण भारत की नदियाँ। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले जो सिंधु नदी तंत्र जो था उसके बारे में, जो हमारी पहला पार्ट ले रहे हैं हम, सिंधु नदी तंत्र, हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ जो हम पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र में ये कुछ यहाँ आपके सामने शो हो रहा है, जो कि एक मैप है नदियों का। आपको यहाँ जो इंडस लिखा है इसी को सिंधु नदी बोला जाता है, ठीक है। और इंडस नाम से ही इंडिया का नाम पड़ा था, ये क्लियर होगा आपको। तो ये है सतलज नदी, ये है सिंधु नदी, और यहीं से निकलती है थोड़े से आगे से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हम बाद में पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र पढ़ लेते सबसे पहले। तो यहाँ जो है हमारे सामने सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले जो सिंधु नदी ये हो गई, और एक नदी हो गई कौन सी, ये हमारे सामने जो है एक सतलज नदी। और सतलज नदी आपको दिख रही होगी ये, और ये, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ से इधर निकलती है, ठीक है। 3 नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी क्या होती है, यहाँ पे एक गाज का निर्माण करते हैं। कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में जो सिंधु नदी रहती है उसको सिंधु गाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु गाज। अब ये सिंधु गाज क्या है, ये है गिलगिट गाज किसको बोलते हैं कि कोई पहाड़ी हो और उस पहाड़ी में ऐसा कटा हो और यहाँ से पानी बहता हो तो उसको गाज बोलते हैं। तो सिंधु नदी जो गाज निर्माण करती है उसको सिंधु गाज बोलते हैं। एक यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो निर्माण करती है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, अरुणाचल प्रदेश में करती है, उसको बोलते हैं दिहांग गाज। क्या बोला जाता है उसको, दिहांग गाज। और एक है सिपकिला गाज जो कि सतलज नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में निर्मित होता है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है ना। तो उसका नाम है सिपकिला गाज, सिपकिला गाज। तो ये 3 नदी थी हिमालय की प्रमुख। सिंधु के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सतलज नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये तीनों नदियाँ हो गई। ये तीनों नदियों को देख लेते हैं कि जो सतलज नदी है ये भारत और पाकिस्तान में बहती है, सिंधु नदी में भारत पाकिस्तान में बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चाइना और भारत और बांग्लादेश, चाइना और अपने बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। और आपको अब सिंधु नदी की जो ये सिंधु नदी दिख रही होगी, इसकी जो सहायक नदी उसको देख लो आप। इसकी जो सहायक नदी एक सतलज नदी हो गई, एक रावी नदी हो गई, ये दिख रही है जो। फिर ये चेनाब नदी हो गई, ये जो चेनाब इधर से आ रही है, चेनाब और रावी मिल जाती है। ये झेलम दिख रही है, पहले झेलम और चेनाब मिलती है और फिर वो रावी मिल जाती है और फिर वो सतलज में मिल जाती है, ठीक है। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये जो है ये उसकी नदी है जो कि, और व्यास, एक नदी व्यास है। सबसे पहले आप यहाँ देख लो, ये है सतलज नदी, है ना। सतलज नदी, और ये है ब्यास नदी। अच्छा देखो, ये ब्यास नदी निकल रही है सतलज में, तो सतलज नदी ये है, ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ सतलज नदी निकल रही है, ये सतलज नदी है मेन, इसी में आ रही है ब्यास नदी। और फिर उसके बाद रावी नदी यहाँ है, ये रावी नदी हो गई, ठीक है। और ये है चिनाब नदी, और चिनाब नदी, और ये है झेलम नदी।
झेलम यहाँ से निकली है, ठीक है। तो ये है सिंधु नदी, ये सब जाके सिंधु नदी में मिल जाती है ना पंजाब के पास में। तो ये सिंधु नदी कौन सी है, ये वाली है, ये जो निकल रही है यहाँ से, ये सिंधु नदी मानसरोवर से निकली, इसको इंडस बोलते हैं ना। तो इस सिंधु नदी की ये है बाएं तट की सहायक नदी है, ठीक है, दाहिने तट की सहायक नदी है ये है। तो भी नदियों के बारे में देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे पहले सतलज नदी, सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी कहाँ निकलती है, मानसरोवर झील के समीप। इससे एक ग्लेशियर है चेमायुंग ग्लेशियर है यहाँ पे, कौन सा, चेमायुंग ग्लेशियर है, वहाँ से निकलता है ये, क्या, कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है। और कहाँ जाती है, यहाँ पे गिर जाती है अपने अरब सागर की शाखा में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सतलज नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये राकसताल, इस जगह का नाम है राकसताल, वहाँ से निकलती है। ये भी कहाँ पर है, मानसरोवर में ही है। सतलज के बाद अगर देखें तो झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप, अभी झेलम नदी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर के बेरीनाग यहाँ से निकलती है, ठीक है, झेलम नदी। चेनाब नदी बारालाचला दर्रे के पास से निकलती है, जो हमारा चेनाब नदी है ये यहाँ से निकलती है, हिमाचल से 3 नदी निकलती है ना, ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी, चेनाब, रावी, व्यास, ये तीनों नदियाँ हिमाचल से निकलती है। तो जो चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी हिमाचल के बारालाचला दर्रे से निकलती है। और रावी और व्यास नदी कहाँ से निकलती है, रावी व्यास, ये दोनों जो नदी है ये भी कहाँ से, ये भी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। जो रावी है प्लस व्यास दर्रे के समीप से, ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और एक जो चेनाब नदी थी ये बारालाचला दर्रे के पास से निकलती है। और व्यास नदी सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान में प्रभावित नहीं होती, इतना याद रखिए। जो व्यास है यहाँ जाके होता क्या है, ये जो पाकिस्तान में प्रभावित नहीं होती, व्यास नदी जो है, जो व्यास नदी है ये यहाँ इंडिया, यहाँ खत्म, यहाँ से इंडिया जा रहा है, तो ये इंडिया के पहले ही व्यास नदी क्या होती है, सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये जो व्यास नदी है ये इधर नहीं जाती पाकिस्तान के अंदर, बाकी सारी नदियाँ पाकिस्तान में जाती है, बाकी जो सारी नदियाँ पाकिस्तान में जाती है, बस व्यास नदी भारत में पहले ही सतलज नदी में मिल जाती है। और भारत में जो प्रभावित होने वाली जो नदियाँ हैं सबसे, अगर हम नदियों की बात करें भारत में तो प्रमुख 6 नदियाँ सबसे बड़ी है भारत में नदी जो प्रभावित होती है। एक है ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, सिंधु नदी है जिसकी लंबाई है 2800 किलोमीटर, गंगा नदी जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, सतलज नदी 1500 किलोमीटर है, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर, यमुना नदी है 1385 किलोमीटर। ये जो नदियाँ है इन नदियों ये श्रेणी अपन ने इसको जो मैक्सिमम से स्टार्ट किया है, ये टॉप 6 नदी है भारत की, है ना, और इनकी लंबाई यहाँ सामने दी गई है। और ये जो नदी थी जो उधर मैंने बताया था, जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, चेमायुंग ग्लेशियर से, सतलज नदी राकसताल से निकलती है, झेलम नदी जो है चेनाब रावी व्यास ये 3 हिमाचल से निकलती है। इसमें चेनाब जो है बारालाचला दर्रे से निकलती है और रावी और व्यास जो है वो निकलती है रोहतांग दर्रे से। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप से निकलती है, बेरीनाग से, क्लियर है। अब एक चीज़ और इसमें ये बताई थी मैंने कि जो ब्यास नदी, इसको व्यास भी बोलते हैं और ब्यास भी बोलते हैं, इस नदी का जो है पानी, वो ये नदी पाकिस्तान में प्रभावित नहीं होती क्योंकि वो पाकिस्तान में प्रभावित होने के पहले ही सतलज नदी में मिल जाती है, क्लियर है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जासक श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। सिंधु नदी जो बहती है उस सिंधु नदी के, ये सिंधु नदी जो बह रही है यहाँ से ये निकली है, भारत में प्रभावित हुई, ये देखिए आप, ठीक है। तो सिंधु नदी जो प्रभावित हो रही है इसके राइट साइड में लेह है, ठीक है, और लद्दाख और जासकर के मध्य से प्रभावित होती है पहली बात, और इसकी जो राइट में जो लेह है ना वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर, वो भी आप याद रखिए। और झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग और शेषनाग के समीप से निकलती है, वो भी आपको पता ही है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बार बार सुनने में आता है कि जो सिंधु नदी समझौता हुआ था, है ना, सिंधु नदी समझौता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे बेस्ट है, मतलब ज़्यादा काम का, सिंधु नदी जल समझौता। ये समझौता जो हुआ था ये हुआ था 1960 में, और इस नदी के इसके हिसाब से क्या हुआ था कि सिंधु
चेनाब और झेलम, ये 3 नदियों का जो 80% पानी है पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% इंडिया इस्तेमाल करेगा। और 3 नदी जो और बची है, रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियों का 80% पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा और 20% जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। यही है सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और देखो, जो सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंधु नदी की लंबाई हमने अभी पढ़ी थी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? ये है 2880 किलोमीटर। क्लियर हो गया? सबसे पहले 2880 किलोमीटर। और यहाँ पे जो सिंधु नदी के जो दाहिने तट पर मिलने वाली जो नदी है उनके कुछ नाम देख लो। श्योक, काबुल, श्योक नदी, काबुल नदी जो इंडस नदी है, इसके जो ये काबुल नदी हो गई एक हमारी, जो मतलब जो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये काबुल नदी हो गई। श्योक नदी, काबुल, गोमद, और एक नदी है जो हमारी वहाँ पे वो है कुर्रम। कुर्रम। तो ये कुछ नदी जो सिंधु नदी के दाहिने तट से आके मिलती है, उसके दाहिने तट की सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी जल समझौता भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए आप, इन नदियों की अगर आपको लंबाई देखना है तो आपको लंबाई बता देता हूँ मैं। लंबाई जो हो जाएगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो थी 2900 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, सतलज नदी 1500 किलोमीटर, गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर, और यमुना नदी जो थी वो 1385 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो था सिंधु नदी तंत्र था। सिंधु नदी की जो कुछ हमने नदियाँ पढ़ी, 6 नदियाँ जो दाहिने तट पे प्रमुख है वो पढ़ ली हमने। सिंधु नदी जल समझौता पढ़ लिया। 4 नदी, श्योक नदी, काबुल नदी, गोमद नदी और कुर्रम नदी जो दाहिने तट पर मिलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी जो है 2880 किलोमीटर के साथ में मानसरोवर से निकलती है। ये भी क्लियर हो गया। अगला हमारा पार्ट है वो है गंगा नदी जल तंत्र। ठीक है, गंगा नदी जल तंत्र में हम देख लेते हैं। गंगा नदी जो है उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। गंगा नदी को समझने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि गंगा नदी जो एक 2 धारा निकलती, सबसे पहले 2 धारा निकलती इस तरीके से। तो ये जो धारा निकलती है, एक निकलती है भागीरथ, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथ। ठीक है, और एक धारा निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका नाम याद रखना आप, सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से। क्लियर है? तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए आप थोड़ा समझ लीजिए कि सबसे पहले 2 नदी जो होती है, मतलब 2 धारा निकलती है, वो होती है एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा, है ना। वो कहाँ से निकलती है? सतोपत से। सतोपत ग्लेशियर जो दिख रहा है ये अलकनंदा की नदी का सतोपत ग्लेशियर है। अभी इसको भूल जाओ आप, ये इस लाइन को मैं समझा रहा हूँ, इस लाइन को समझा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है वो देवप्रयाग है। ठीक है, तो इस लाइन को मैं समझा रहा हूँ, इस नदी के इस पार्ट को। तो ये है सतोपत ग्लेशियर। यहाँ से 2 धाराएं निकलती है। एक का जो नाम होता है वो नाम होता है धौली गंगा, उस साइड में जो होती है, और इस साइड में जो होती है उसका नाम होता है विष्णु गंगा। यहाँ से ये नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह मिलते हैं अलकनंदा, और इस साइड से आती है कौन सी? भागीरथ नदी। कहाँ से निकलती है भागीरथ? गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये शतुष्ण ग्लेशियर से। तो ये जो होता है इस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग। और ये जो जगह यहाँ पे जहाँ भी मिलती है धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है, इसकी जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। अभी विष्णु प्रयाग के बाद क्या होता है, इस नदी का नाम यहाँ से क्या पड़ जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा ना, इस नदी का नाम अलकनंदा पड़ जाता है। यहाँ से धौली गंगा विष्णु गंगा मिल जाती है, अलकनंदा इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, अब इस अलकनंदा में एक नदी आती है, उसका नाम है पिंडार नदी।
वो पिंडार नदी आती है इधर से, और पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग, उसे उस जगह क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग। और थोड़े आगे से एक नदी आती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, और ये मिलती है कहाँ पे, जिस जगह पे मिलती है उसका नाम है रुद्र प्रयाग, जिस जगह पे मिलती है उसका नाम है रुद्र प्रयाग, प्रयाग रुद्र प्रयाग। तो ये हो गया, इसको आप समझ लो अच्छे से। इन जिन जगहों पे मिलती नदियाँ, कर्णप्रयाग पे अलकनंदा और पिंडार मिलती है, रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, देवप्रयाग पे अलकनंदी और भागीरथी मिलती है। यहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है जब देवप्रयाग के बाद गंगा नदी, गंगा नदी। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट जो है नदी का वो है। उसके बाद यहाँ ये इतना भर का था, अब यहाँ से गंगा निकल चुकी है, ठीक है, इसको अब गंगा बोलने लगे, है ना। ये अभी तक मैंने यहाँ तक का समझाया था, इसके अंदर जो इस क्षेत्र में था यहाँ का। अब यहाँ से गंगा नदी बन चुकी है। अब जो गंगा नदी यहाँ जो आपको दिख रही है, इस गंगा नदी की जो कुछ सहायक नदी है जो आपको दिख रही होगी, जैसे अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो है, यमुना नदी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, यमुना नदी जो है यमुनोत्तरी से निकलती है, पहले तो यमुनोत्री से निकलती है, और यमुना नदी जो है इसकी जो 1385 किलोमीटर की लंबाई है, और यमुना नदी जो है उसकी भी सहायक नदी, जो यमुना नदी एकमात्र नदी है जो गंगा नदी की दाएं तट पे आके मिलती है, मतलब दाहिने तट पे आके उसकी सहायक नदी बाएं तट पे है, लेकिन दाहिने तट जो हिमालय से निकलती है और उसके दाहिने तट पर आकर उसमें मिलती है। और यमुना नदी आपको दिख रही होंगी, यमुना नदी की कुछ सहायक नदी है यहाँ जो दिख रही है आपको, केन हो गई, केन दिख रही है, इसकी लंबाई 440 किलोमीटर है। सोन नदी दिख रही होगी, इसकी 487 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। यहाँ बेतवा दिख रही होगी, इस बेतवा की जो लंबाई है वो 610 किलोमीटर है, ठीक है। और सिंध नदी जो दिख रही है यहाँ पे, सिंध नदी की जो लंबाई है 470 किलोमीटर है। और चंबल नदी जो देख रखी है 1024 किलोमीटर लंबाई है। इन नदियों की लंबाई क्लियर हो गई है। और वैसे ही फिर यहाँ पे जो दाएं तट पर आकर जो मिलने वाली नदी है, कुछ प्रमुख नदी है, गोमती, घाघरा, कोसी नदी जो है, कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। और इसके बाद ये जो गंगा नदी ये ऐसी निकलती है, इसमें यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी की जो सहायक नदी है प्रमुख जो आपको दिखाई दे रही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और उसके बाद जो टोन और सोन नदी जो दिख रही है, टोन और सोन नदी, ये सोन नदी ये डायरेक्ट जो होती है ये गंगा नदी में मिलती है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, डायरेक्ट गंगा में। ये सोन नदी एक यहाँ पे है, सोन नदी, और एक यहाँ पे टोन नदी, डायरेक्ट कहाँ आती है, गंगा नदी में मिलती है। और गंगा नदी फिर जैसे ही यहाँ से भारत में से बांग्लादेश में प्रवेश लेती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, जैसे ही जो गंगा नदी है यहाँ हमारे जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी। और ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, उसको जो है वहाँ पे जमुना नाम से जाना जाता है। और ये जब दोनों नदी मिल जाती है तो फिर ये मेघना नदी है ना, दोनों नदी मिलके पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती है, और वहाँ उस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी। क्लियर है। इधर से आती है ब्रह्मपुत्र गंगा नदी, और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी, और दोनों मिलके फिर यहाँ पे जो बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश से होकर फिर यहाँ पे उसके बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, वहाँ पे मेघना नदी बन जाती है, जहाँ पे दोनों मिलती है वहाँ पे एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके मुहाने पर होता है। सुंदरवन डेल्टा जो है ये जो हमारे दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे मैंग्रोव वन होते हैं। सुंदरवन जो है यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन, ठीक है। यहाँ पे केसुरीना वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष की क्वालिटी पूछेंगे तो केसुरीना वृक्ष भी यहाँ यहीं पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बोले कि सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र अगर किस नदी का है, तो गंगा जो नदी है इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है मैक्सिमम है, ठीक है, जलग्रहण क्षेत्र इसका सबसे अधिक होता है। और बंगाल टाइगर सुंदरवन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, मैंग्रोव, ये तो क्लियर हो गया। और
गोमती नदी गंगा की एकमात्र नदी है जो कि पर्वत से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। एक नदी आपने नोट कर लो इसको, गोमती नदी जो है एकमात्र नदी है जो क्या करती है, जो पर्व मैदान क्षेत्र से निकलती है। मतलब कि जो गंगा की सहायक नदी है बट मैदान से निकलती है, मैदान से इसका ओरिजिन है ना। बाकी जितनी भी गंगा की सहायक नदी है उन सारी सहायक नदियों का जो ओरिजिन है वो हिमालय से है। ठीक है। इसके बाद में जो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी नदी भी कहा जाता है। जो गंडक नदी है इसको क्या बोला जाता है, नेपाल में शालिग्राम या तो फिर नारायणी, ये दोनों बोला जाता है। ठीक है। कोसी नदी को नेपाल से निकलती है, इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों शोक कहते हैं, ये नदी जो है हिमालय क्षेत्र से निकलती है। हिमालय क्षेत्र से आते आते अपने साथ में बहुत सारे पत्थर लाती है। ये पत्थर जो आते हैं ये नदी का ही खुद अवरोध उत्पन्न करते हैं, फिर नदी का पानी ये सब बहने लगता है तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वहाँ पर उसको बिहार का शोक कहा जाता है। जो और गंगा नदी की अगर हम अंतिम सहायक नदी की बात करें तो महानदी है। गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी जो कि उसके दाएं तट पर आकर मिलती है। और इस प्रकार जो थी गंगा नदी का गंगा नदी की अगर डिस्टेंस की बात करें तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो तो आपको पता होगी 25 किलोमीटर है। तो गंगा नदी हमने क्लियर कर दी है, सिंधु नदी क्लियर हो चुकी है। अगला देखते हैं, अगला हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज भी पढ़ चुके हैं। अगला पढ़ते हैं, यमुना पढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी जल तंत्र जब पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में बता देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी कहाँ से निकली है, तिब्बत के, इसको मानसरोवर जगह का नाम है, वहाँ से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से इंटर मारती है। जहाँ से मारती है उस जगह का नाम है दिहंगाज। यहाँ पे एक गाज का निर्माण हुआ है, उसका नाम है दिहंगाज, और वहाँ से अंदर आती है। उसकी कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, सहायक नदी जो यहाँ दर्शाई गई है। जैसे तिस्ता नदी दिखाई है जो कि सिक्किम से निकलती है, उसकी दाएं तट पर मिलती है। उसके बाद में यहाँ पे मानस नदी भी है, और मानस आपको पता होगा असम का एक जल वो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और कमांग, सुबानसिरी, धनसिरी, सुबानसिरी और लोहित दिहांग, ये दो नदी है जो कि उसके बाएं तट से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर और देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं, जमुना नदी से नाम से जानते हैं। ये दिख रहा है जमुना नदी और गंगा नदी ये, और यहाँ आके ब्रह्मपुत्र में यहाँ से मेघना नदी बन जाती है वो। और ये जो दिख रहा है आपको ये इसी को बोलते हैं, ये सुंदरवन डेल्टा जो यहाँ से यहाँ तक जिनने बना के रखा है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि भारत का या विश्व का सबसे बड़ा मतलब नदी पर स्थित डेल्टा है। यहाँ पर हम और एक चीज़ देखेंगे कौन सी, जो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जिस जगह से बांग्लादेश में घुसती है, यहाँ जगह का नाम है धुबरी। ये भी आप याद रखिए, धुबरी यहाँ से अंदर घुसती है। और ये जो तीस्ता नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये जेहू ग्लेशियर जो होता है ना वहाँ से निकलती है तीस्ता नदी। और ये जो यहाँ पे दिहंगाज है, यहाँ नामचा पर्वत है, नामचा पर्वत के करीब दिहंगाज है, वहाँ से निकलती है। और इसके बाद में सहायक नदी तो आपने देख ही ली है, लोहित, दिहांग, दलधका, जलधका, मानस, बेकी, कमांग और सुबानसिरी, धनसिरी करके भी है। और एक नदी है इस यहाँ पे जो डेल्टा का निर्माण होता है, यहाँ पे धान की खेती होती है, ये भी आप याद रखिए। तो ये थी ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रायद्वीप भारत की कुछ नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम प्रायद्वीप भारत का एक मानचित्र हम देख लेते हैं, जहाँ पे हम नदियों का एक विस्तृत उल्लेख मिल जाएगा हमको। तो ये जो नदी को आप थोड़ा ध्यान से देखो कि जो दामोदर नदी है, फिर स्वर्णरेखा नदी है, उसके बाद जो नदी आनी है वो नदी का नाम है पैतरनी। पैतरनी के बाद जो एक आपको नज़र आ रही होगी ये जो नदी है पैतरनी वाली, उसके बाद में ब्राह्मणी नदी, उसके बाद और एक नदी आपको दिख रही होगी, उस नदी का जो नाम है वो है महानदी। महानदी ये वाली है, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया है। महानदी ये जो
महानदी जो है उसके ऊपर में ब्राह्मणी नदी है बी, और उसके ऊपर में जो ब्राह्मणी नदी है उसके ऊपर पैतरनी नदी है। पैतरनी नदी जो है उसके ऊपर जो है स्वर्णरेखा नदी है, फिर दामोदर नदी है। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, इनके बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, जो दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी जो है ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से और होती हुई हुगली नदी में चली जाती है ना। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। यहाँ पे रांची से निकलती है कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी जो है ये रांची से निकलती है। और रांची से ही और एक निकलती कौन सी? ब्राह्मणी नदी है ना, ब्राह्मणी नदी, ये भी रांची से ही निकलती है। और उसके बाद में यहाँ पे और दक्षिण भारत की नदी जो है सबसे बड़ी उसमें एक है गोदावरी नदी, ये दिख रही होगी आपको, ये गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे तो ये जो नदी निकलती है नासिक के त्रयंबकम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक के त्रयंबकम से निकलती है गोदावरी नदी। और इधर कहाँ जाती है? विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, मतलब सॉरी राजमुंदरी में, विजयवाड़ा नहीं राजमुंदरी में, जगह का नाम है राजमुंदरी। ठीक है, उसके बाद इसी के नीचे एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी, जो कि निकलती है महाबलेश्वर से, है ना, महाराष्ट्र महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ये है ना। तो ये जो जहाँ पे इसका जो मुहाना बनता है ये बनता है विजयवाड़ा में। ठीक है, और जो गोदावरी नदी थी इसकी जो लंबाई थी वो थी 1465 किलोमीटर, याद रखना आप इसको। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप याद रखिए। और इसको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। और इसके बाद में एक निकलती है कर्नाटक से कोलार नदी, है ना। और इसी में और एक कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। कावेरी नदी जो है यहाँ से निकलती है, तो वो जो है वो कावेरी नदी तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है ना। ब्रह्मगिरी से निकलती है और ये करके ऐसा तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है। कावेरी, सॉरी ये नहीं है कावेरी नदी, ये है यहाँ पे दिखाई दे रही है कावेरी नदी, ये है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है। और मुहाना कहाँ बनाती है कावेरी नदी? अपना मुहाना यहाँ बनाती है, जगह का नाम है जहाँ पे तमिलनाडु में मुहाना अपना बना लेती है। उसके बाद एक वेगाई नदी निकलती है, जो दिख रहा है वेगाई दिख रही है। वेगाई नदी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये नदी केरल से निकलती है, मतलब सॉरी तमिलनाडु में निकलती है, तमिलनाडु में ही अपना मुहाना बना देती है। और इसी प्रकार में ये प्रमुख जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी, उसके बाद में वैगई नदी, फिर ताम्रपर्णी नदी भी है नीचे यहाँ पे। ये प्रमुख नदी है जो छोटी छोटी है। ताम्रपर्णी नदी तो अगस्त्यमलाई चोटी कार्डमा पहाड़ी से, इलायची पहाड़ी इसको बोलते हैं, वहाँ से निकलती है। प्रायद्वीप पठारों जो होते हैं जितने यहाँ प्रायद्वीप पठार हैं, इन पठारों पे बर्फ़ क्यों नहीं जमती? हिमालय बर्फ़ क्यों जमती है? प्रायद्वीप पठारों पर बर्फ़ नहीं जमती क्योंकि इनकी एलिवेशन है, जो ऊंचाई होती है, इनकी ऊंचाई होती है 4400 किलोमीटर से कम होती है। ठीक है, सॉरी 4400 मीटर से कम होती है, जो कि एक हिम रेखा है, क्योंकि इससे ऊंचा अगर कोई पर्वत है तो वहाँ पे बर्फ़ जमने लग जाती है। और प्रायद्वीप पठारों की जो एलिवेशन है मैक्सिमम लगभग 800 मीटर है, इससे ज़्यादा एलिवेशन है नहीं। यही वजह है कि जो दक्षिण भारत में कहीं पे बर्फ़ आपको दिखाई नहीं देती है। तो उसका जो वजह है वो है कि जो हमारा हिम रेखा है उसका उस हिम रेखा से नीचे की ऊंचाई का होना पठारों की। हिमालय की जो नदियाँ है विसर्पण करती है, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ विसर्पण नहीं करती। कठोर स्ट्रेटा होने की वजह से ये मार्ग निश्चित होता है इनका।
और जैक मरुस्थल स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, स्वर्ण रेखा जो नदी है इसको बोला जाता है जैव मरुस्थल। क्यों मरुस्थल बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो जैव विविधता है वो नहीं पाई जाती है, बहुत ही पॉल्यूटेड पानी होता है इसके अंदर, इसलिए इसको, ये जो जमशेदपुर जो है इसी के किनारे बसा है, इसलिए इसको जो बोला जाता है जैविक मरुस्थल बोला जाता है। जो दामोदर स्वर्णरेखा नदी और ब्रह्मणी नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये भी क्लियर है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से निकलती है। जो महानदी जो है यहाँ दिखा रही है, ये छत्तीसगढ़ के दंडकारे पठार सुना होगा आपने, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और दामोदर स्वर्णरेखा और ब्रह्मणी नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, क्लियर है। और गोदावरी नदी जो है उसको बूढ़ी गंगा बोलते हैं, याद रखिए। और गोदावरी नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें, गोदावरी की जो सहायक नदी है, उन सहायक नदियों की अगर बात करें तो उसमें मंजीरा हो जाएगी, मंजीरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, ठीक है, ये सहायक नदी है। और प्रवरा, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है ना, प्रवरा, इंद्रावती। उसी प्रकार अगर मैं देखूँ कि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी, उसकी सहायक नदी की बात करूँ, कृष्णा नदी की, इसकी सहायक नदी की बात करूँगा तो इसकी सहायक नदी में जो आएगा वो आ जाएगा तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, और उसके बाद में दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा कोयना, भीमा कोयना, मूसी स्पेशल याद रखिए कि मूसी नदी इसके तट पर क्या बसा है, हैदराबाद बसा है, इसलिए मूसी याद रखिए। मूसा, कोयना, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करूंगा तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? जो कावेरी नदी जो दिख रही है आपको, ये इसकी जो सहायक नदी हो जाएगी वो प्रमुख कौन सी? भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, और कौन सी हो जाएगी? अर्कावती, अरावती, अमरावती, अर्कावती, अमरावती, और हेमरती, तो ये प्रमुख है नदी है। ये जो कावेरी नदी थी, इसकी प्रमुख जो नदियाँ थी वो थी। तो हमने अभी जो आज पढ़ा है, आज हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली है? हमने सबसे पहले इन नदियों के बारे में पढ़ ली, सिंधु नदी तंत्र, फिर गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीप भारत की नदी में हमने दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ रह चुका है, तो वो हिस्सा रह गया है, ये नदी है जो इस साइड में बहती है, जो अरब सागर की ओर जो बहती है प्रमुख नदी है, उनके बारे में बच गया है। तो अरब सागर तरफ बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, नर्मदा नदी, ये वाली, उस नदी का नाम है नर्मदा। ये है भैया अरब सागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद में ये है ताप्ती नदी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, क्लियर होगा आपको। एक नदी है इसका नाम है माही नदी। माही नदी ये दिख रही होगी, ये जो यहाँ से एक नदी जाती है, देखा जाती है, कर्क रेखा इसको 2 बार काटती है, माही नदी। इसके बाद में ऊपर लूनी नदी है, ये वाली लूनी नदी है, क्लियर है। साबरमती नदी हो गई है, ये जो गुजरात की नदी, ये भी गुजरात राजस्थान की नदी है। और ताप्ती और नर्मदा एमपी की नदी है। इसके बाद में मांडवी और जुआरी जो नदी है, मांडवी और जो जुआरी नदी है, गोवा की नदी है, गोवा, ठीक है। कौन कौन सी? मांडवी और जुआरी, ये 2 नदी है जो कि गोवा की नदी है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं देखूँ गुजरात में, गुजरात की जो नदी है वो प्रमुख रूप से कौन सी है? सतरंजी और मादर नदी है, ठीक है। गुजरात की जो नदी है, छोटी छोटी नदी है, सतरंजी, मादर नदी। कर्नाटक की नदी की बात करूँगा तो शरावती और गंगावेली। कर्नाटक जो नदी यहाँ है, यहाँ पे अगर नदी की बात करूँगा, इस छोटी छोटी नदी है जो दिख रही है आपको, छोटी छोटी नदी है। कर्नाटक की बात करूँगा तो यहाँ 2 नदियाँ है, एक है शरावती और एक है गंगावेली। क्या खास है भी इनमें?
तो आपको बता दूं मैं कि जो जोग जलप्रपात है ना, जो जलप्रपात है वो शरावती नदी के ऊपर है, जो कि 271 मीटर ऊंचा है। शरावती नदी के ऊपर में है जोग नदी जलप्रपात जो है, ठीक है। उसके बाद में ये कर्नाटक की नदी हो गई, गोवा की नदी 2 हो गई, कर्नाटक की नदी 2 हो गई, एमपी की 2 नदी हो गई, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती। और इसके बाद में देख लेते हैं केरल की नदी पेरियाल और पामा नदी और भरतपुझा। केरल की कौन कौन सी हो जाएगी? पेरियार, भरतपुझा और पाम्बा पाम्बा नदी हो जाएगी, ठीक है। ये केरल की प्रमुख नदियाँ है, ठीक है। ये तो ये प्रमुख नदियाँ थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में अगर और चीज़ देखने को मिले कि माही नदी जो है मध्य प्रदेश से राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्लियर हो चुका है। नर्मदा नदी मैकाल के तीसरी प्रायद्वीप भारत जो तीसरी प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की नर्मदा है। पहली कौन सी है? पहली है गोदावरी, दूसरी है कृष्णा, तीसरी ये है ताप्ती नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और जो लूनी नदी है ये अरावली से निकलकर सांभर झील से होते हुए कच्छ में जाती है। लूनी नदी जो है ये कहाँ से निकल रही है? अरावली रेंज है, यहाँ से निकलती है और कच्छ में जाती है, ठीक है। तो दिख रही है आपको, कच्छ में जाती है। गांधीनगर जो है अहमदाबाद नदी पर जो है, अहमदाबाद के तट पर है, जहाँ की साबरमती नदी है। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर है। तो ये प्रमुख है, छोटी बड़ी नदियाँ थी जो कि पश्चिम भारत में बैनल नदियाँ थी। और यहाँ पे लास्ट में हम लंबाई की बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी जो नर्मदा नदी है, इसकी जो लंबाई है ये है हमारे सामने 13-12 किलोमीटर, अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी है 724 किलोमीटर। और जो यहाँ पे नदी है कौन सी वाली, साबरमती नदी, उसकी लंबाई है 583 किलोमीटर। और एक ये जो माही नदी आपको दिख रही है, इस माही नदी की जो लंबाई है जो कि 371 किलोमीटर, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर हो गया? तो इन कुछ लंबाई के डाटा थे, ये प्रमुख आप याद रख लीजिए। जो कि अरब सागर में अपने मुहाना बनाती है, प्रमुख नदी है। ये बहुत छोटी छोटी नदी है। वजह छोटी नदी होने की वजह क्या है? छोटी नदी होने की वजह सिंपल सी है कि जो हमारे सामने जो नदी है, जो भारत का सेक्शन होता है कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये तो जो ये एक सेक्शन है भारत का, आप उसको देख सकते हैं कि नदियाँ जो है ये अपना ऊंचा, इसको बोल सकते हैं हमारा जो पूर्वी घाट, जो पश्चिमी घाट बोला जाता है, इसको बोला जाता है। और पूर्वी घाट ऐसा, यहाँ पूर्वी घाट है। तो मैक्सिमम नदियाँ जो है यहाँ से निकलती, यहाँ चली जाती है। तो इस तरह इधर की लंबाई नदी की छोटी होती है और इधर की लंबाई है ऐसी नीचे तक जाती है। समझ में आ रहा है? तो इधर की नदियों की लंबाई जो होती है वो अधिक होती है। तो जो ये भारत का कुछ ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ मैप, आप समझ लेना इसको, इस तरीके से कुछ होता है ना। तो ये यहाँ जो घाट होता है, उस घाट की ऊंचाई बताया मैंने। तो इस साइड छोटी छोटी नदी होती है, इस साइड की नदियों की लंबाई बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो अगला चैप्टर होगा, जो भी होगा उसमें हम पढ़ लेंगे कुछ इन नदियाँ और इन नदियों पे कुछ झील का निर्माण हुआ है, बांध के बारे में पढ़ लेंगे और झीलों के बारे में पढ़ लेंगे अगले पार्ट में, जो होगा पार्ट नंबर 04 इंडियन जियोग्राफी का। तो गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।